बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं वसीम मलिक साहब, जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट करते हैं। वसीम, आज आप उस मौके पर मौजूद थे जहां पे काजी साहब ने गुफ्तगू की, आपने भी सवालात किए। काजी साहब पर इल्ज़ाम लगा कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब की तरफ से कि जो सीटों में हेर फेर किया गया है, जो मैंडेट चोरी किया गया है, वो हमने किया है, लेकिन किसके कहने पे किया है? वो उन्होंने दो शख्सियात के नाम लिए, काजी फायज ईसा साहब और सिकंदर सुल्तान राजा साहब। काजी साहब ने अपना मौक़िफ़ मीडिया में दिया, जो कि बिल्कुल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। कोई भी जज आके ना तो इस तरह बात करता है और ना ही अगर कोई इल्ज़ाम लगे तो कोर्ट के अंदर बात करेगा या आपको बुला के वहां पे बात करेगा। हुआ क्या मामला? या आपने खुद से प्लान कर लिया कि काजी साहब चलें, घूम फिर रहे हैं, खड़ा करते हैं इन्हें, ये सवाल कर लेते हैं? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा, जैसे आपने कहा कमिश्नर रावलपिंडी का बयान आया, जब वो बयान आया तो आपने साथ ये भी बताया कि उन्होंने कहा कि मेरे साथ ये दो लोग भी मुलविस हैं। और साथ जो आगे की बात हुई, ये मेरे लिए बतौर कोर्ट रिपोर्टर, सहाफ़ी चलें ये एक अहम मामला था, लेकिन बतौर कोर्ट रिपोर्टर मेरे लिए ये बड़ा अलार्मिंग था और दिलचस्प भी था किसी हवाले से। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा को मेरे साथ ही कमिश्नर चौक रावलपिंडी पे फांसी दी जाए। ये जी। दो लोग मेरे साथ मुलविस रहे हैं। तो जैसे ये बयान मैंने सुना तो सीधा ही मैंने विजुअल्स किए कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हूँ, ये जी मुझे जी। होना चाहिए। थिंक क्योंकि विजुअली टीवी में सिखाया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। तो मेरे उस लम्हे मैं आपको बताऊं कि वो सारा हुआ क्या, कि मैं वहाँ पहुँच गया और ये सारा वाक़या हुआ, वो मैं थोड़ी सी रुदाद आपको, जो इंटरव्यू तो हुआ लेकिन उससे कबल क्या कुछ हुआ, वो जी। बड़ा दिलचस्प है। हम्म। तो मैं उस वक्त था F9 पार्क में। F9 पार्क से मैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली थी, हम प्रेस क्लब तक पहुंचे। F9 पार्क से प्रेस क्लब तक तकरीबन 1.5-2 घंटों में पहुंचे रैली के साथ साथ। तो उस दौरान मैं फिजिकली रैली में था, मेंटली मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में था। अच्छा। और बार बार देख रहा था, बार बार सोर्सेज से भी चेक कर रहा था कि कोई प्रेस रिलीज आती है, कोई सोमोटो लिया जाता है, क्या होता है ऐसा, इतना बड़ा इल्ज़ाम। और वो कोई आम शख्स नहीं लगा रहा, सहाफ़ी नहीं लगा रहा, आप मैं नहीं लगा रहे, वो कोई सियासी जमातें नहीं लगा जिस रही, बंदे ने 30 साल सरकारी नौकरी की है सरकारी वो नहीं, लगा और रहा रियासती ओहदेदार है, वो है। जी। कमिश्नर लेवल का बड़ा ओहदेदार पूरे है। डिवीजन का हेड है बिल्कुल वो। ऐसा ही है। तो जनाब, मैं प्रेस क्लब के बाहर पहुंचता हूं तो कुछ सोर्सेज से इतलात मिलती हैं कि जो 3 रुकनी जजेस कमेटी है, उन्होंने कुछ तजावीज़ मांगी हैं मुख्तलिफ जजेस से। तो जब ये खबरें आई कि क्या इस मामले पर क्या किया जाना चाहिए, मुख्तलिफ जजेस ने राय दी। कुछ ने कहा सो मोटो होना चाहिए, कुछ ने कहा कि नहीं, ये गैर ज़रूरी मामला है, वैसे तो सैटरडे को कोर्ट नहीं होती, कोर्ट नहीं सिर्फ होती। रजिस्ट्रार होते हैं। जजेस आते हैं तो अपना चैम्बर वर्क ज़्यादातर करते अच्छा। हैं। जजेस आते हैं, कोई जजमेंट लिखनी है, कोई तफसीली ऑर्डर लिखना है, तो वो लोग मौजूद होते हैं वहाँ पे। हम्म। तो आज भी थे। आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा थे, जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जस्टिस सरदार तारिक। तो 3 रुकनी कमेटी ने इनिशिएट किया, और जब ये खबर मुझ तक पहुंची तो फिर मुझसे नहीं रहा गया, फिर हम्म। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचा। सही। जब मैं वहाँ पहुंचता हूँ तो मैं चेक करता हूँ कि कौन कौन से जजेस इस वक्त मौजूद हैं। हम्म। पता चलता है कि बाकी जजेस जो थे वो तो चले गए हैं, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अभी तक अपने चैम्बर में मौजूद है। इसी असना में मैं सुप्रीम कोर्ट के लॉन में आता हूँ, और वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है, जी जहाँ वो जी। पहले वो एक तराजू लगा हुआ था। हाँ, इंसाफ का था ना, इसलिए उतार बिल्कुल दिया गया है। बिल्कुल, अब वहाँ पर बुनियादी हकूक का मकबरा भी बन रहा है, जी। अब वो तैयार होने लगा है। तो खैर, इस सारे मामले में मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो हमारे दो सीनियर साहब दोस्त हैं, इमरान वसीम साहब जी। और अब्दुल क़य्यूम सदीकी साहब, ये वहाँ मौजूद होते हैं। ये अपना व्लॉग की तैयारी में लगे होते हैं, मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ, बैठता हूँ साथ उनके। तो इतनी देर में ना चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं, हम्म। वो बड़े से दरवाजे से बाहर आते हैं। वो जो मेन दरवाजा मेन सामने। दरवाज़ा है, हाँ। उनके साथ उनके लॉ क्लर्क्स होते हैं, कुछ सिक्योरिटी के पुलिस एहलकार होते हैं, और साथ उनके जो सेक्रेटरी हैं मुश्ताक साहब, वो भी होते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि पिछले 3 घंटे में मेंटली सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को अज्यूम कर रहा था, हम्म। तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा लम्हा था जी। कि एक शख्स, इंतखाबात और ये सारा मामला, और फिर इतने बड़े एलिगेशंस, तो चीफ जस्टिस इस वक्त कैसा महसूस कर रहे होंगे। हम्म। तो मैंने देखा वो चीफ जस्टिस वहां से उतरे, और अमूमन वो अक्सर आजकल आते हैं, वो उस जगह को, शायद वो उनका कोई ब्रेन चाइल्ड है, वो बुनियादी हकूक का जो मकबरा है उनके दिल के बड़ा करीब है, वो हर दूसरे रोज वहां आते हैं, तस्वीर भी खींच रहे होते हैं, जजेस से खुशगपियां भी कर रहे होते हैं, तो जो वहां पर लोग काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उनसे वो ब्रीफिंग्स भी ले रहे होते हैं। तो आज भी वो वहां पर आए। अच्छा, इसी देर में ना, अब हम आपस में बातचीत कर रहे थे, मैंने दोस्तों को बुलाया कि चीफ जस्टिस आ गए हैं। ये भी एक खबर थी ना कि एक तरफ क्या कुछ मुल्क में हो रहा है, मुल्क में हंगामा मचा हंगामा हुआ। मचा हुआ है, और चीफ जस्टिस तकियाती कामों का जायजा लेने पहुंचे। तो ये भी मेरे नजदीक एक खबर थी बतौर सही। साहब। अच्छा, इसी असना में मैंने अपने उन दोनों सीनियर दोस्तों से कहा कि यार हमें बात करनी चाहिए। उनमें से एक दोस्त बोले कि यार नहीं, काजी साहब बात नहीं करते, काजी साहब ने, तुम्हें भी पता है, फलां दिन भी रोका था, फलां दिन भी रोका था, तो हमें नहीं जाना चाहिए, काजी साहब बात नहीं करेंगे।
फिर मैंने को दोबारा कहा, मैंने कहा यार हमें आज मामला बड़ा है, इनका मौकफ सामने रखना चाहिए। साहब देखिए कोड ऑफ कंडक्ट पे भी मैं आता हूँ, जी लेकिन साहब हमारा काम तो खबर निकालना है जहां से भी बिल्कुल, निकलेगी। बंदे की तो पूरी कोशिश बिल्कुल होती है। ऐसे ही है। और आज के दिन की ये इतनी बड़ी खबर निकल आए और तो किसी बंदा भी साहब सामने नजर आ रहा ऐसे ही हो, है, तो किसी साहबी को और क्या चाहिए, वो तो पूरा दिन ही बन जाता है साहबी के लक लिए। है। हाँ ऐसे ही है। तो खैर हम अब उनमें से एक ऐसे साहबी दोस्त जो अमूमन समझे भी जाते हैं, वो चीफ जस्टिस के बड़ा करीब है, जी। समझे जाते हैं। हकीकत कितनी है इतने मुझे नहीं पता। हम्म, जब वो मेरे साथ उन्होंने हामी भरी के बजाना चाहते हैं, तो फिर मेरा भी कुछ हौसला बंदा कि मैं अब जाऊं, मतलब मैं अब सेफ हैंड्स में हूँ। तो खैर हम वहां पहुंचे, तो तीसरे साथी दोस्त भी साथ आ गए। अब हम अच्छा। तीनों जा रहे हैं, हमने देखा कि हम एक लम्हा सर्टन पॉइंट पर आगे जाकर ना उसी बाउंड्री में जहाँ काम हो रहा है, सामने चीफ जस्टिस हैं, हम रुके। मैंने देखा कि जो चीफ जस्टिस के लॉ क्लर्क हैं वो अक्सर चीफ जस्टिस के साथ मौजूद होते हैं। हमसे भी चीफ जस्टिस ने मुलाकात की, जब बुलाया प्रेस एसोसिएशन को, तो वो तस्वीर भी बना रहे होते थे और सारी कोऑर्डिनेशन भी कर रहे होते थे उस सारे दौरान। तो वो चीफ जस्टिस से कान में कोई बात करते हैं, सरगोशी करते हैं, और फिर चीफ जस्टिस किसी और तरफ चल पड़ते हैं, वो जो लॉ क्लर्क हैं वो हमारी तरफ चल पड़ते हैं। अच्छा। तो अभी वो हमारी तरफ आते हैं तो कयूम सिद्दीकी साहब उनसे पूछते हैं कि हमें इजाज़त है, हम यहाँ आ सकते हैं? तो वो जो दोस्त है वो कहते हैं कि जी पब्लिक प्लेस है, कोई भी आ सकता है। ये सही मेरे लिए पहले इंटरेस्टिंग बात थी सही। कि वो चीफ जस्टिस जो बात नहीं करना चाहता, वो चीफ जस्टिस जो कहता है कि यार जब मैं बाहर आऊँ तो मुझे साफियों से इंटरेक्शन ना हो, मैं साफियों से बड़ा तंग होता हूँ। जी, वो जिन्होंने जब आइन पर तकरीर की थी, वापसी में सहाफ़ियों ने घेरा भी था, उन दिनों भी डिवाइड की बातें बहुत ज़्यादा चल रही थी, लोगों ने सवाल भी किए थे, उन्होंने कहा था नो कमेंट्स और सीधा चलते हैं। ऐसा ही। तो आज वो चीफ जस्टिस और उसके लॉ क्लर्क मुझे हमें ये बता रहे हैं कि ये हम्म पब्लिक प्लेस है सहाफियों को। हम्म, तो खैर अब हम चीफ जस्टिस की जानब चल दिए, चीफ जस्टिस ने हमें देखा, वो एक और तरफ चल दिए। अच्छा। मुझे ये लगा कि यार चीफ जस्टिस शायद बात कतरा नहीं। रहे हैं बात सही। करने से, तो ये एथिकली अच्छा नहीं है, सामने चीफ जस्टिस का मनसब है, तो हमें बेहतर है कि इखलातन वापस जाना चाहिए। अच्छा हम वापस आते हैं, चीफ जस्टिस भी दूसरी तरफ से घूम के वापस आते हैं। वो नीचे कुछ इस तरह से वहां पर स्टेप्स बन गए हैं जी कंस्ट्रक्शन जी की जी वजह जी। से कि चीफ जस्टिस नीचे मट्टी पर और हम थोड़ा सा ऊपर साइड पे खड़े होते हैं। चीफ जस्टिस साहब हमारे ही वो मेरे जो सीनियर साथी दोस्त हमारे साथ मौजूद थे, उनसे मुखातिब होकर कहते हैं कि यार नीचे आ जाओ, तुम्हारे पाँव खराब नहीं होंगे। अच्छा, इमरान वसीम वगैरह को, इमरान वसीम साहब और जो एक्यूएस को। AQS को। तो मेरे लिए ये दूसरी इंटरेस्टिंग बात है हम्म, कि यार आज क्या हो रहा है, ये कि सब बड़ा कैजुअल माहौल बड़ा है। कैजुअल माहौल है और बेतकल्लुफाना। और हाँ, चीफ जस्टिस से तो खैर हम जब वहाँ उनसे उनके साथ पहुंचे, चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई, इस्लाम दुआ हुई। तो चीफ जस्टिस का एक खास स्टाइल है, वो अक्सर हमें कहते हैं कि यार तुम लोगों को घर नहीं है, तुम घर नहीं जाते, तुम्हारे घर वाले तुमसे गिला नहीं करते, मुझे तो घर से बड़े गिले होते हैं, मुझे तो डर होता है। तो उन्होंने ना वही बात छेड़ दी अच्छा। और कहा कि यार तुम लोग यहीं रहते हो, इतवार का दिन है, तुम्हारा क्या काम है? तो इसी असना में चीफ जस्टिस से एक साथी दोस्त ने ऑफ द रिकॉर्ड सवाल पूछा इसी कमिश्नर से मुतल्लिक इल्जामात का। चीफ जस्टिस ने बात करने से इनकार किया और कहा कि वो ये जवाब नहीं देंगे, और साथ हमें ये भी तंबीह की कि तुम वीडियो रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे, मोबाइल तुम्हारा कोई रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है? हमने कहा नहीं है, हम बातचीत में चलें कि यार गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है। चीफ जस्टिस ने रद्द अमल देने से इनकार कर दिया, ये भी खबर है। इसी असना में अचानक से चीफ जस्टिस खुद बोलते हैं, कहते हैं कि यार तुम लोग यहाँ आए हो, अगर तुम चाहो तो इस टेरिटरी में जो कुछ बन रहा है मैं पहली बार तुम्हें डिस्क्लोज कर देता हूँ ब्रीफिंग दे के कंस्ट्रक्ट क्या करना, कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हैं। हाँ। वो हमें कहते हैं, फिर वो अपने सेक्रेटरी को देखते हैं, अपने लॉ क्लर्क को देखते हैं और कहते हैं कि मैं इन्हें बता दूं? तो वो कहते हैं जी जी बता दें। उनने बेचारे ने क्या कहना था। मेरे लिए ये तीसरा शॉकिंग मरहला अच्छा। कि चीफ जस्टिस खुद कह रहा है कि कैमरे ऑन करो और मैं तुमसे बात करूंगा, लेकिन इस मुद्दे पे नहीं करूंगा जो ऑफ द रिकॉर्ड मना किया है, मैं किसी और मुद्दे पे बात करूंगा। सही। बतौर सहाफी ये भी एक अहम बात थी। हम कैमरे लग गए, इमरान वसीम साहब ने सेल्फी कैमरा लगा लिया और जो अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब थे वो कैमरे के पीछे और आपकी बात किस्मती कि आपका फोन फिर चार्ज बंद हो गया। तो वो अक्सर मेरे साथ ऐसे अहम मरहलों में होता रहता है। बिल्कुल। तो बहरहाल बातचीत होती रही 12 से 13 मिनट गालबन चीफ जस्टिस ने हमें वहां ब्रीफिंग दी कि यहाँ ये चीज बनेगी, यहाँ ये चीज बनेगी, यहाँ ये चीज बनेगी। 12 मिनट में एक चीज के प्रोसेसिंग में था कि मुझे सवाल करना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए। फिर उसी लम्हे में ये सोचता था कि यार मेरे सामने चीफ जस्टिस का मनसब है जिसने हमें अभी अब से चंद लम्हे कबल बताया है कि जी उस सवाल की कोई गुंजाइश नहीं है, वो मैं रद्द अमल नहीं दूंगा, ऑफ द रिकॉर्ड बताया है। मेरे लिए भी शॉकिंग है। हाँ, तो मैं कैसे पूछूं, क्या मैं पूछूं तो ये बेहतर होगा? तो मैं वो सारी चीजें सोच रहा हूँ, साथ मुझे वो 3 शॉकिंग मरहले, इंटरेस्टिंग मरहले भी याद आ रहे हैं कि चीफ जस्टिस आए और उन तक हम पहुंच गए, और इस सारे दौरान जो चीज दिलचस्प हुई तो मुझे सवाल पूछ लेना चाहिए। बहरहाल मैंने अल्लाह अल्लाह करके इंतजार किया, चीफ जस्टिस एक लम्हे पर पहुंचे। इंजीनियर जो था जो ब्रीफिंग दे रहा था और हम थे मुखातिब हुए, उन्होंने कहा कि यहाँ बुनियादी हकूक के हवाले से ना मैं ये चीज तहरीर करवाऊंगा।
अच्छा। मैंने वहीं उन्हें टोका, जसारत की, और बुनियादी हकूक के मामले पर मैंने उनकी बात को आगे टोक करते हुए कहा कि सर बुनियादी हकूक की आप बात कर रहे हैं, बुनियादी हकूक का ही मामला है इंतखाबात का, और उस हवाले से आपके ऊपर बड़े इल्ज़ामात लग गए हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा हाँ, फिर मुझ पे इल्ज़ामात लग गए, क्या? मैंने कहा सर एक रियासती ओहदेदार ने इल्ज़ामात लगाए हैं। किसने? क्या मतलब? मुझे तो नहीं पता। वो चीफ जस्टिस जो ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं, जब हम उनसे पूछ रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, तो वो उस लम्हे हमसे नहीं पूछते कि मुझे नहीं पता तुम किस बात कर रहे हो, वो सिर्फ इतना कहते हैं कि मैं रद्द अमल नहीं दूंगा। सही। कैमरे ऑन होते हैं तो चीफ जस्टिस को पता ही नहीं होता कि किसने क्या बात की है। मैं अपना सवाल सामने रख देता हूँ कि एक कमिश्नर हैं रावलपिंडी के, जो अब मुस्ताफी हो चुके हैं, जिनका नाम लियाकत चट्टा साहब है। मुस्ताफी होने से पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि रावलपिंडी डिवीजन की 13 नशिस्तों पर धांधली हुई है, मैंने की है और मेरे साथ 2 किरदार और मुलविस हैं, जिनमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। तो उन्होंने कहा जी कि मेरे ऊपर फिर इल्जाम लग गए, कत्ल का इल्जाम भी मुझ पर लगा दें। और साथ ये भी उन्होंने कहा कि मुझे इस हवाले से नहीं पता, पता नहीं वो शख्स कौन है और शायद वो कभी कोर्ट में आया हो, मैं नहीं जानता। मैंने दोबारा सवाल किया कि सर इंटेंसिटी ऐसी है कि ये रियासती ओहदेदार है, ये कोई आम शख्स नहीं है, सहाफ़ी नहीं है, सियासतदान नहीं है। तो फिर उन्होंने उसके रिस्पॉन्स में मुझे बताया, कैमरों को भी मुखातिब किया, 3 सहाफ़ी, 2 सहाफ़ी दोस्त और भी थे, उन्होंने जवाब दिया कि जी 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि इंतखाबात करवाने में मेरा इतना किरदार था कि मैंने 2 रियासती ओहदेदारों यानी सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमीशन बिठाया और इंतखाबात की तारीख मिली। और दूसरा उन्होंने कहा कि पहली बात यह है कि इंतखाबी नताइज में या इंतखाबात में चीफ जस्टिस का क्या किरदार होता है। सही। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर कमिश्नर रावलपिंडी दुरुस्त कह रहे हैं इल्जामात, तो वो हकायक कौम के सामने रखें। सही। अच्छा, अब मैं सवाल पूछते जा रहा हूं, चीफ जस्टिस बड़ी वजाहत से उसका जवाब देते जा रहे हैं। इस लम्हे तक मुझे अंदाजा हो गया कि आज की जो कार्रवाई का हम सोच रहे थे, बहुत बड़ी कार्रवाई हो गई और है, ये कुछ नहीं हो रहा। हाँ, उनसे सवाल हुआ कि आप सो मोटो लेंगे, हाँ, उन्होंने कहा मैं इसके खिलाफ वो तौहीन अदालत का, वो मैं हाँ। आपको बताता हूँ। मतलब इस लम्हे तक मुझे लगा कि चीफ जस्टिस आज कुछ नहीं करना चाह रहे या सुप्रीम कोर्ट आज कुछ करने नहीं जा रही। फिर मैंने अगले लम्हे सवाल पूछा कि आपके पास एक धांधली का केस लगा हुआ है, वो भी इसी मुतल्लिक है, और उसमें दरखास्त गुजार ने 184(3) की दरखास्त में ये प्रेयर कर रखी है कि इन इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए धांधली की बुनियाद पर और नए इंतखाबात करवाए जाएं और वो जुडिशरी की जेर निगरानी करवाए जाएं। सही। और फिर मैंने उनसे पूछा कि एक तरफ वो दरखास्त है जो सोमवार के रोज आपके सामने लगी हुई है, 19 फरवरी को शायद। हाँ जी। तो दूसरे मामला ये है कि आज के ये इल्जामात हैं, तो क्या आप उस केस में ये जो कमिश्नर साहब थे जो अब रिटायर हो चुके, इस्तीफा दे चुके, इनको तलब करेंगे, उनसे शवाहिद मांगेंगे? तो उन्होंने उस पर कहा कि जी वो बात यह है कि वो केसेस जब तक फैसला नहीं आ जाता वो केसेस पे बात नहीं करते, हमने जो कुछ करना है सोमवार के रोज आप आकर देख लीजिएगा। ये मेरे 3 सवालात थे। फिर इमरान वसीम साहब ने सवाल किया कि तौहीन अदालत हो सकती है, तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो तौहीन अदालत पर यकीन नहीं रखते, लेकिन यहाँ पर लोगों को सोचना चाहिए तो कि वो न्याजी को वो किस लिए नोटिस का कहा था? वो तो फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि किसी शख्स की गैर मौजूदगी में हमें ऑब्जर्वेशन भी नहीं देनी चाहिए। तो ये सारी ना तो बाकर नजफी साहब वहाँ मौजूद थे और ना उमैर न्याजी साहब वहाँ मौजूद थे। तजादात चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब, मैंने वो सीरीज लिखी हुई, वो सीरीज है, वो दीवान छपते हैं, और अगर हम वो जैसे जैसे दीवान छापते जाएंगे तो शायद नोटिस भी हमारे लिए बढ़ते जाएंगे, तो उस पर अभी तक ब्रेक है। दोबारा अपने उसी मौजू पर वापस आते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी रियासती जो इदारे हैं उन्हें तबाह ना किया जाए इस तरह के इल्जामात लगाकर। सही। तो फिर कयूम सिद्दीकी साहब ने भी, वो कैमरे के पीछे मौजूद थे, उन्होंने भी एक सवाल किया। तो बहरहाल मैं एक लम्हे के लिए, अब मजीद सवाल हो सकते थे, मतलब वो मीडिया टॉक लग रहा था, वो एक इंटरव्यू लग रहा था, वो मजीद सवालात भी हो सकते थे कि चीफ जस्टिस का इंतखाबात में क्या सा किरदार था, लेवल प्लेइंग फील्ड दी नहीं दी, चीफ जस्टिस ने जो बल्ले का फैसला दिया, या फिर चीफ जस्टिस ने जो दीगर 15 दिसंबर को आरोज को बहाल किया इन्हीं को, ये सारा मामला। बहुत सारे दोस्त जो देखने वाले हैं वो गिला भी कर रहे हैं कि जी आप कंप्रोमाइज लग रहे थे, आपने ये सवालात नहीं किए। देखिए सामने चीफ जस्टिस का मनसब था, जस्टिस काजी फैजी साहब मेरे सामने मौजूद नहीं थे। ये जो सवाल किए ये आम सहाफी कर सकते? देखिए वही बात कर रहा हूँ कि कंप्रोमाइज सामने मनसब था, वो था चीफ जस्टिस पाकिस्तान, काजी फैजी साहब नहीं, वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते। हाँ जी। और दूसरा, हमने सिर्फ रद्द अमल के लिए उनसे पूछा जो हमारा मेन मुद्दा था। लास्ट टाइम जब ये आपको याद होगा सानहा जेड़ा वाला जब हुआ था, ये वहाँ गए थे, वहाँ भी जाके पुलिस वाले को बुला के इन्होंने पर्सनल तौर पे उसे डांटा भी था। लोगों ने उस पर भी एतराज़ किया था कि कल को ये केस आपके पास आता है तो आप तो पहले वहाँ अपना काम डाला है। अब जैसे अगर ये केस ज़ाहिर रुकने वाला नहीं है, ये पूरे इलेक्शन पर सवालिया निशान उठा है, इनके सामने केस आना ही आना है, फेस कैसे करेंगे? जैसे उन्होंने फेस किया भुट्टो रेफरेंस
खुद को सरबराही में रखकर हाँ। माजी में उनकी बड़ी तकारीर हैं जिसमें वो कहते हैं कि भुट्टो साहब के साथ ज्यादती हुई, माइंड डिस्क्लोज कर दिया जी। वो रेफरेंस खुद बैठकर सुन रहे हैं। उन्होंने सहाफियों, हमने उनके ऊपर तनकीद की, उनके फैसलों पर तनकीद की, FIA ने नोटिस भेजा, वो केस वो खुद बैठकर सुन रहे हैं। सही। इसके अलावा मुतअद्दिद ऐसे केसेस हैं जिनकी मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ कि जिसमें वो बराह रास्त उनका नाम आता है और वो खुद बैठकर सुनते हैं। सही। तो ये तो अब उनकी सवाबदीद है, वरना उनके सामने तो माजरत के साथ कितना ना टाइम आइन रह है ना कानून है। कितना टाइम गुजर गया और कितना रह गया? अक्टूबर अभी बहुत अरसा है, लेकिन इश्क के इम्तिहान और भी हैं जो इस वक्त तक सूरत हाल बन चुकी है। और फिर जो दूसरा अहम सवाल था, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? एग्जैक्टली मैं उसी तरफ आ रहा था, बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया। मैंने ना जुमेरात के रोज़ इंतखाबात के सिलसिले में कोई 24 घंटे नॉन स्टॉप ड्यूटी की। आप सब ने, हम साथियों ने, जी जी, 29 घंटे हमने की। इंटरनेट का ना होना। जब मैं सुबह रावलपिंडी का अपना हल्का करके आया, 7 बज चुके थे, अच्छा। 6:30-7। मैं नहीं सोया, मैं 9 बजे चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की कोर्ट में गया। कोई केस नहीं था अहम, नाम भी जाता तो कोई कुछ रिपोर्ट भी नहीं किया। मैंने सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देखनी थी कि इलेक्शन से अगले दिन चीफ जस्टिस कैसा नजर आता है। जब रिजल्ट्स पता चल गए हैं कि PTI जीत गई है, आ भी रहे हैं और धांधली का ये मामला भी शुरू हो गया। वो जुमे का दिन और फिर अगला अदालती हफ्ता सोमवार से लेकर जुम्मा और फिर आज का दिन, मैं अगर इन सबको इकट्ठा करूं तो मैं आपको बता देता हूं, मुझे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा परेशान नजर आए, मुझे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अपने फ्लेवर में नजर नहीं आए, मुझे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा डी फोकस नजर आए, मुझे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा यूं नजर आए कि जैसे वो मेंटली कहीं और हैं और उन्हें इस चीज का मुकम्मल इदराक है कि उन्होंने क्या कर दिया है। उसकी बुनियादी वजह है, देखिए एक शख्स है जिसकी लेगेसी इस वक्त इंतखाबात के अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल। और फिर उन इंतखाबात में 3 नवंबर का फैसला 2023 का, इंतखाबात की तारीख पत्थर पर लकीर, हम अपने फैसले पर निगरानी करेंगे, फैसला मनवा के दम छोड़ेंगे। फिर 15 दिसंबर को RO की बहाली, बाकर अली नजफी और उमैर नियाजी के खिलाफ वो सारी बातें, 15 दिसंबर की रात की वो एक बड़ी अनप्रेसिडेंट सी समात, 12 बजे रात तक। फिर आप आ जाइए 13 जनवरी का बल्ले से मुतालिक फैसला, और पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड ना देना, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीखती रही, और उसके बाद इंतखाबात का होना, और इंतखाबात के बाद आलमी फोरम्स, ना सिर्फ आलमी फोरम्स, आलमी मीडिया, बल्कि बरतानिया के वजीर खारजा का ये बयान आना कि वो पाकिस्तान के जो जुडिशल सिस्टम है उसमें किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम फ्री एंड फेयर होना चाहिए। पाकिस्तान का हर शहरी, अदलिया एक पार्टी से निशान छीनने में, उसको प्रॉपर मसावी हिस्सादारी लेने में, रोकने में उसका शोल्डर यूज हुआ, टेक्निकल कानूनी मामलात का सहारा लिया गया डेविड कैमरून साहब ने। जी जी जी, अदलिया यूनियन और फिर अमेरिकन जो पूरी दुनिया ने कर दिया, पूरी दुनिया, और फिर इंटरनेशनल मीडिया जो हेडलाइंस छाप रहा है। क्या वो शख्स नॉर्मल रह सकता है? ये एक इंसानी फितरत है, उस शख्स को भी पता है कि उसके साथ क्या कर दिया गया है। मैंने आज इससे कबल ये सारा मामला जब हुआ, जब कमिश्नर साहब का बयान आया, मैंने एक चीज लिखी अपने एक्स पे कि यार मुझे आज पहली मर्तबा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से हमदर्दी हो रही है। वो इसलिए कि यार उन्होंने जो कुछ भी किया, वो एक चीज डिजर्व नहीं करते थे, इस्तेमाल किया जाना और फिर फेंक दिया जाना। बड़ा सख्त लफ्ज़। सही, मैंने जो समझा मैंने आपको सही। काजी साहब को आप पिछले 6 माह से देख रहे हैं चीफ जस्टिस के मनसब पर, जो उनकी हिस्ट्री पीछे मुकदमात की आ रही है, और आज इस बयान और इतने बड़े इल्ज़ाम के बाद मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि वो सो मोटो लेंगे। आपका क्या राय है? देखिए, अगर सो मोटो इंतखाबात के मामले पर होता तो आज हो चुका होता, मेरी राय है। नहीं, इल्ज़ाम बहुत सख्त है, इल्ज़ाम बहुत सख्त है, लेकिन का रद्द-अमल भी उन्होंने मीडिया पे दे दिया। देखिए, मैंने जो एक चीज समझी है ना, एक और वन लाइन होती है रियलिस्टिक अप्रोच। आप रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जाएंगे, आप ऐसे उसको टैकल करेंगे कि जैसे कुछ हुआ नहीं है, सब चीजें नॉर्मल है। उसके लिए फिर एक और बड़ी जबरदस्त मौका है ना। देखिए, आयन के आर्टिकल 184(3) की जो दरखास्त आती है ना, उस पर सुप्रीम कोर्ट के अनलिमिटेड अख्तियारात हैं। आप सो मोटो भी 184(3) के तहत लेते हैं, दरखास्त ऑलरेडी है, समाअत के लिए मुकर्रर है, आप उसमें जिस तरफ मर्जी निकल जाए। इधर दरख्वास्त कोई भी सबतैन, कोई भी इजाज और कोई भी उठा के लेके आ सकता है, वो कौन सा मसला है? दरखास्त तो आ चुकी ना 184(3) की धांधली वाली जी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जिस तरफ मर्जी घुस जाए, उसके पास मुकम्मल अख्तियार है। तो मेरी जैसे बल्ला छीना गया, मेरी नाक़िस कुछ और फैसला इस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का एक और ऑब्जर्वेशन मैं आपके सामने रखता हूँ
जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब है, उन्होंने जो 184(3) के तहत दरखास्त दायर की है, उस पर चीफ जस्टिस खुद फरमा चुके हैं कि जी ये सिर्फ मामला अब हमारे पास तो लेके आ चुके हैं ना 184(3) में, अब हमने ये तय करना है कि हमने 184(3) पे कहाँ जाके ब्रेक लगानी है। अगर आप सिर्फ अपने हद तक मामला रख रहे हैं ना, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें बताया जाए कि 2018 में जो जुडिशियल मैनिपुलेशन हुई, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, उसका बेनिफिशियरी कौन था। इमरान खान का नाम वो शौकत अजीज सिद्दीकी के मुंह से सुनना चाहते थे चीफ जस्टिस। जी 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 जी। और उन्होंने जब उस दिन कहा तो फिर आज भी सुप्रीम कोर्ट, इसमें नो डाउट यार फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट का मामला हो, हाँ। और उस पर तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं ना। तो 184(3) की दरखास्त आपके सामने सोमवार के रोज है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं जी, आप मुझे अनबाइस्ड कहें, आप मुझे काजी साहब के खिलाफ कोई बुग़्ज़दा इंसान कहें, मुझे अब भी इस सारे मामले के बावजूद भी, मैंने अभी एक बड़ी सख्त लाइन आपके सामने कही, इस सब के बावजूद भी इस सारे मामले में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अदालत से किसी किस्म की कोई खैर की तवक्को नहीं। बिल्कुल, मैंने भी तो यही कहा। बहुत शुक्रिया वसीम अलग आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।